तो आज अपन लेटर राइटिंग के अंदर पढ़ेंगे जॉब एप्लीकेशन। ठीक है, जॉब एप्लीकेशन को दूसरे शब्दों में एक रिज्यूम के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि जॉब एप्लीकेशन और रिज्यूम दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हम जब भी किसी कार्यालय में किसी एडवर्टाइजमेंट को देख करके किसी इंस्टीट्यूशन के या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपने पद को प्राप्त करने के लिए, नौकरी चाहने के लिए मान लीजिए कोई आवेदन करते हैं, तो वो आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म कहलाता है। हम एप्लीकेशन को केवल यही नहीं समझे कि ये प्रार्थना पत्र ही होता है जो बीमारी में छुट्टी लेने के काम में आता है। इतना ही नहीं है, एप्लीकेशन का मतलब आवेदन भी होता है। आवेदन हर जगह नौकरी के लिए नहीं, जब आप परीक्षा देते हैं उस समय भी आप आवेदन का भरने का काम करते हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं तो आवेदन पत्र भरे जाते हैं कि नहीं भरे जाते हैं। उसमें जो डिटेल्स देते हैं उन डिटेल्स को हम अगर ध्यान में हो तो 10th क्लास में हमने जब बोर्ड का एग्जामिनेशन दिया उससे पहले क्या भरा था, बोर्ड का फॉर्म भरा था। उस फॉर्म में जो भी बिंदु थे वो यहाँ पर काम में लिए जा सकते हैं, नंबर वाइज उनको यहाँ लिखा जा सकता है। तो नौकरी प्राप्त करने के लिए जॉब एप्लीकेशन के रूप में ये प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। साथ के साथ उसमें आपका रिज्यूम या करिकुलम वाइटे जिसको कहते हैं वाइटे या फिर जिसको बायोडाटा कहते हैं वो और साथ में अटैच करना पड़ता है। तो जॉब एप्लीकेशन जिसको नाम दिया जा रहा है, ये भी टॉपिक आपका उसी से जुड़ा हुआ है जो हमने अब तक पढ़ा था। जॉब माने क्या होता है, नौकरी का कार्य, उसके लिए एक आवेदन पत्र है। अब इसके भाग कितने हैं, कितने पार्टों में इसको हम विभाजित करें और कम समय में हमारा काम पूरा हो जाए। 7 नंबर का टॉपिक है आपका, तो इसको अपन अगर पार्ट वाइज पढ़ें तो हमें काम करने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, हम जब भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो सबसे पहले हम इसमें एक नंबर 1 पर एप्लीकेशन लिखेंगे या फिर इसको ऑफिशियल लेटर कैसे कहते हैं वो बना करके लिखेंगे। सबसे पहला काम होगा हमारा ऑफिशियल लेटर बनाने का। जिस संस्थान में, जिस व्यक्ति के द्वारा हमको जो वांट्स निकाली है, नौकरी के लिए जगह निकाली है, अखबार में भी निकलती है और अपन पैम्पलेट्स के माध्यम से भी देखते हैं, कई जगह पर एडवर्टाइजमेंट में पता चल जाता है हमको इन सारी चीज़ों का। स्थानीय लोग क्या करते हैं, एक दूसरे जहाँ इस प्रकार के संस्थान होते हैं जहाँ उनको काम करना होता है, जा कर के पूछताछ करते हैं और फिर यही काम करना पड़ता है। उनको भी एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, फॉर्म भरना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एप्लीकेशन लिखेंगे। कौन सी एप्लीकेशन कहलाएगी ये, ऑफिशियल लेटर के रूप में, यानी ये फॉर्मल लेटर होगा आपका, औपचारिक पत्र में शामिल किया जाए, कई नामों से जाना जाता है। नंबर 2 पर जैसे ही आपकी ये पूरी हो जाए, आप जिसको हम रिज्यूम कहते हैं या फिर जिसको बायोडाटा कहते हैं या फिर जिसको करिकुलम वाइटे कहते हैं, सीवी भी कहा जाता है इसको शॉर्ट में। और ये बनाना पड़ता है हमको, ये मुख्य भाग है इसका। बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है। 7 नंबर प्राप्त करने के लिए बाकी के जो आपके टॉपिक्स हो सकते हैं वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हमसे नहीं आए, लेकिन इसको बड़ी आसानी के साथ बनाया जा सकता है और 7 में से 7 ही नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं। टाइम ज़रूर थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। आप अगर ठीक ढंग से इसको याद करके और तैयार कर लेते हैं तो लिखते वक्त आपको समय नहीं लगेगा, काम आसानी से किया जा सकता है। अब इस करिकुलम वाइटे में, रिज्यूम में, बायोडाटा में आपको क्या करना है, सबसे पहले हम इसके अंतर्गत पर्सनल डिटेल्स देंगे।
नंबर 1 पर। अब इसके 7, 8, 9, 10 टॉपिक हो सकते हैं, सब टॉपिक्स। जैसे आप शुरुआत में नाम अपना लिख करके कैंडिडेट्स नेम से इसकी स्टार्टिंग करेंगे, फिर फादर्स नेम लिखेंगे, फिर मदर्स नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, परमानेंट पोस्टल एड्रेस लिखेंगे। ये सारी चीज़ें 1, 2, 3, 4 नंबर डाल करके उसके सामने एग्जैक्ट सामने लिखते चले जाएंगे। जब इस तरह के 10-11 पॉइंट हो जाए, हमारे नेशनलिटी है, मैरिटल स्टेटस है, ईमेल आईडी है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। एक्सपीरियंस है आपका, अगर यहाँ देना चाहें तो ठीक है, वरना साथ में एक कॉलम बना करके एक्सपीरियंस अलग से दिया जा सकता है। पर्सनल डिटेल्स के बारे में पहली चीज़ आपको बनानी पड़ेगी। इसके बाद क्या करेंगे आप, जैसे ही आपकी पर्सनल डिटेल्स पूरी हो जाए, दूसरा एक कॉलम और स्टार्ट कर दीजिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। एजुकेशन का मतलब होती है शैक्षणिक, क्वालिफिकेशन का मतलब होती है योग्यता। आपने जिस पद के लिए आवेदन किया है या करने जा रहे हैं, उसके लिए वांछित योग्यताएं क्या क्या मांगी गई हैं, उन योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए अपना समस्त विवरण शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत देना है। स्टार्ट करने का पॉइंट हो जाएगा आपका, उसमें भी 4-5 कॉलम बना करके क्लास या स्टैंडर्ड 10th से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉलम बनाएंगे, अभी आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या शामिल करना पड़ता है। 10th से स्टार्ट करेंगे, अब लास्ट जो आपका एकेडमिक अचीवमेंट है, जो आपकी शैक्षणिक उपलब्धि है, अंतिम, जिसको शैक्षणिक कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए, शैक्षणिक योग्यता अलग है, व्यावसायिक योग्यता अलग होती है। होता वो भी शैक्षणिक में शामिल है, लेकिन ये आप शिक्षा प्राप्त करने के लिए करते हैं, और वो जो जिसको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद दूसरा नाम दिया जा रहा है, वो आपकी व्यावसायिक योग्यता कहलाएगी। वो आप किसी कार्य को करने के लिए योग्यता प्राप्त करते हैं। डॉक्टर अगर बनना है तो डॉक्टरी करने के लिए MBBS करना पड़ता है। टीचर बनना चाहते हैं तो आपको B.Ed या फिर और दूसरा कोई इससे रिलेटेड कोर्स करना पड़ेगा। अगर आप कहीं सेक्रेटरी या फिर किसी जगह क्लर्क बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से ट्रेनिंग का काम करना। सबका जो ये योग्यता प्राप्त करने का है, शैक्षणिक योग्यता अलावा जो व्यावसायिक योग्यता है आपकी, उस व्यावसायिक योग्यता में आपको अलग से देना पड़ता है। तो 2 प्रकार के कॉलम बन जाएंगे, एक तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, साथ के साथ इसमें नंबर 3 पर यहाँ पर व्यावसायिक योग्यता का विवरण देना है आपको। क्या कहते हैं व्यावसायिक योग्यता को, क्या होती है व्यावसायिक योग्यता? आप कोई प्रोफेशन करने जा रहे हैं, व्यवसाय, धंधा नहीं कर रहे हैं आप, प्रोफेशन का मतलब नौकरी कर रहे हैं आप, तो वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कहलाएंगे। ये दूसरा टॉपिक हो गया आपका। नेक्स्ट जो है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें भी 1 या 2 कॉलम बनते हैं, ज़्यादा नहीं बनते। तीसरे के बाद में चौथा, जब आपका ये सारा काम पूरा हो जाए तो लास्ट में आपको अपनी तरफ से एक अंडरटेकिंग या फिर डिक्लेरेशन करना पड़ता है, शपथ लेनी पड़ती है, घोषणा करनी पड़ती है कि आपने जो विवरण दिया है वो पूरी तरह मेरी तरफ से सत्य है। अगर इसमें किसी प्रकार से कमी पाई जाए तो मेरी, आपने क्या दी है ये सारी की सारी, किसी पद को प्राप्त करने के लिए जानकारी दी है, तो मेरी नियुक्ति को रद्द कर दी जाए, अधिकार दिया जाता है सामने वाले को। आप ऐसा शपथ लेते हैं, एक घोषणा करते हैं, और लास्ट में इस लेफ्ट हैंड की तरफ जिस दिन आपने इस आवेदन को किया उसकी डेट, और डेट के नीचे प्लीज, और यहां पर 6ठे नंबर पर कैंडिडेट सिग्नेचर। सिग्नेचर तो कौन करता है, नाम लिखते हैं। तो ये इस तरह से आपके कितने पार्ट हो गए, एक एप्लीकेशन फॉर जॉब के,
पार्ट हो गया नंबर 1 पर आप एप्लीकेशन लिखेंगे। अब एप्लीकेशन के मैंने आपको पार्ट नहीं बताए, क्योंकि हम लोगों ने जो एप्लीकेशन है जिसको हमने ऑफिशियल लेटर कहा है उसको पढ़ लिया है ना। उसमें कितने भाग बताए थे, वो सारे भाग इसमें काम आएंगे। 6 या 7 जो भी हैं आपके, वो आपको इसमें काम में लेने पड़ेंगे। इसके बाद में आप अपना बायोडाटा, रिज्यूम या करिकुलम वाइटे इसमें चस्पा करते हैं। चस्पा करने के बाद एनक्लोज करते हैं, लगाते हैं। इसके बाद में आप इसमें एनक्लोज करते समय जो डिटेल्स देते हैं वो डिटेल्स इस तरह से होंगी। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स देंगे आप, इसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ जाएगी, इसके बाद प्रोफेशनल व्यावसायिक आ जाएंगे, इसके बाद में अंडरटेकिंग डिक्लेरेशन है आपका, किस तारीख को किस स्थान से आपने इसको भेजा है वो चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। अंत में अपने हस्ताक्षर नाम लिखना पड़ेगा आपको। ये हो गया आपका लेफ्ट साइड, ये हो गया आपका राइट साइड। और इतना करने के बाद में इसको चाहे तो आप सारी चीज़ों को ब्लॉक के अंदर बंद कर दीजिए, अच्छे हैंडराइटिंग में, जैसा कि लगे सामने वाले को कि कंप्यूटराइज्ड कार्य किया है। हाथ से लिखते हैं अपन, लेकिन सुंदर अक्षर बना दिए जाएं तो एक बहुत ही अच्छा प्रभाव पैदा किया जा सकता है। तो इस तरह से आप एक एप्लीकेशन फॉर जॉब के लिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, और पूरा प्रयास ये रहे कि हम सबसे अच्छा करके ही दिखाएं। और जब अच्छा करके दिखाओगे तो निश्चित है आपको उसका फ़ायदा भी मिलेगा। अब क्या करना है वो देखिए। हम एक टॉपिक वाइज इनका एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आप मान लीजिए कि किसी शिक्षण संस्थान में फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो, मैथ, इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट हैं, वार्ड्स निकली है, जगह निकली है, आप भी उसमें आवेदन कर रहे हैं। अंग्रेजी के व्याख्याता पद के लिए ही बाय द वे आप आवेदन कर रहे हैं। तो उस व्याख्याता पद के लिए आप क्या कर रहे हैं, एक जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं। क्वेश्चन यही होगा आपका, जो मान लीजिए कि हम अंग्रेजी के व्याख्याता पद के लिए एक जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं, जिसमें उस संस्थान ने हमारा रिज्यूम भी मांगा है, या उसको बायोडाटा कह दीजिए, चाहे उसको CV कह दीजिए। ये उन्होंने हमारे तमाम विवरण को मांगने का काम किया। उसके साथ साथ हम उसमें इन सारी डिटेल्स को किस तरह से देंगे, किस तरह लिखेंगे, वो अपन को क्वेश्चन के रूप में तैयार करना है। देखते हैं क्या होता है। इसके अपन 2 पार्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से ये थोड़ा काम के लिए उधर भी साइड में आप काम कर लेंगे, यहाँ भी आपका काम हो गया। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, चूंकि इसका नाम क्या है, जॉब एप्लीकेशन, तो सबसे पहले हम अपनी तरफ से जिस भी विभाग से देने के लिए उसके व्यक्ति जो मुख्य अधिकारी है उसको क्या करेंगे, एक प्रार्थना पत्र लिखेंगे। जो स्कूल होता है उसके अंदर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन होता है, प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल के द्वारा जगह निकाली जाती है, तो अपन उसी को संबोधित करके लिखेंगे। और सबसे पहले जो लिखते हैं वो लिखते हैं अपना खुद का पता, सेंडर्स एड्रेस या सेल्फ एड्रेस के रूप में। ठीक है, यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। इसको लिखना नजर आ जाए, मुझसे कहते जाना यहाँ से आ रहा है इसमें, यहाँ मोहन नगर लिख दिया हमने। ठीक है, इसके बाद में हम इसमें क्या करेंगे, अपने मुख्य शहर का नाम लिख देंगे। ये लिख दिया। और डेट जैसा कि हम डालते रहते हैं, जिस दिन आप आवेदन भेज रहे हैं उस दिन की तारीख आपको इसमें मेंशन करनी पड़ेगी। यहाँ लिख दिया आपने। ये आपका पहला भाग हो गया, जिसको अपन कहते हैं सेंडर्स एड्रेस या फिर राइटर्स एड्रेस के दो, चाहे सेल्फ एड्रेस के दो। इसको पहले नंबर पर यही कार्य करना। नंबर 2 पर चूंकि हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं,
नौकरी प्राप्त करने के लिए सीनियर स्कूल में व्याख्याता पद के लिए, वो भी विषय होगा अंग्रेजी का। अंग्रेजी विषय में व्याख्याता पद के लिए कुछ जगह निकली, उसके लिए पद प्राप्त करने के लिए हम अपने आप को कैंडिडेट मान रहे हैं, तो आप उसी को संबोधित करेंगे द प्रिंसिपल। किसी भी स्कूल का नाम लिख दीजिए जहां से वो जगह निकली है। यहाँ लिख दिया हमने आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जहां से जगह निकली है उस जगह का नाम क्या है, भरतपुर लिख दिया। ये दूसरा हमारा कॉलम हो गया पूरा। आप चाहे तो यहाँ पर ये जो लिखा है शहर का नाम, वो भी यहाँ पर आ सकता है। क्या स्थानीय लोग आवेदन नहीं करते हैं? जिस जगह आप रहते हैं वहाँ के स्कूल नहीं होते हैं, वहाँ से भी आपको जगह निकल सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं? ये डिपेंड करती है हमारे सामने जो क्वेश्चन पेपर होगा उस पेपर पर डिपेंड करती है, कौन सी जगह उसमें मेंशन की गई है, उसी जगह का आप यहाँ पर लिखने का काम करेंगे। ऐसा ना हो कि आज जो बता दिया वही परमानेंट दिमाग में छाप बन गई कि सर ने ऐसा लिखा था हम तो लिख देते हैं, काम हो जाएगा। ऐसा करने से हमारा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि चीज़ों को ठीक वैसा ही हम दर्शाएं जो हमारे सामने पूछी जा रही हैं। क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें हम लिखेंगे, बाहर से बना करके नहीं लिखते हैं। बना करके उस स्थिति में लिखी जाती है जब क्वेश्चन पेपर में उसका कोई विवरण हमको नहीं मिलता। इस जगह का नाम भी बना दीजिए, स्कूल का नाम भी बना दीजिए, स्वयं का नाम भी बना दीजिए, सामने वाले का भी नाम बना दीजिए। सब कुछ इमेजिनरी चलता है, काल्पनिक चलता है, और जो दे रखा है तो उसी का उपयोग करना। इसके बाद में हम यहाँ पर इस लिखने के बाद में जो हमने व्यक्ति को संबोधित कर दिया, हमारा क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट में क्या करेंगे हम? जिस पद के लिए हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं ये हमने इसमें सब्जेक्ट डाल दिया। एप्लीकेशन फॉर द जॉब ऑफ इंग्लिश लेक्चरर, अंग्रेजी के व्याख्याता पद के लिए जॉब माने कार्य करने हेतु प्रार्थना पत्र, नौकरी करने के लिए प्रार्थना पत्र। अब दूसरी बात, जब आप ऐसा लिख देते हैं ये आपका सब्जेक्ट हो गया, वो का वही चलता जा रहा है। नंबर 1 पर आपका सेंडर्स एड्रेस, नंबर 2 पर जो व्यक्ति आपके सामने है, जो विभाग का एक मुख्य अधिकारी है, या रेसिपिएंट्स एड्रेस कह दीजिए इसको दूसरे शब्दों में, प्राप्त करने वाले का पता, यही है उसका पता। इसके बाद में नंबर 3 पर सब्जेक्ट आ गया, चौथे नंबर पर सैल्यूटेशन आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इस जगह पर सर का प्रयोग कर देंगे। अब इन चीज़ों का जो आप जॉब करते हैं या फिर कोई भी चीज़ के लिए काम करते हैं आप, उनका पता हमें ज़्यादातर मीडिया से चलता है, अखबार में पढ़ते हैं हम, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से हमें पता चलता है। तो उसका एक जिसको हम रेफरेंस कहते हैं, संदर्भ कहते हैं, हवाला कह दीजिए, विवरण कह दीजिए, वो देना पड़ता है। कहीं से नियुक्तियों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु जगह निकली तो आपने अखबार में पढ़ लिया, तो उस अखबार का संदर्भ देना पड़ेगा कि हमें या मुझे हिंदुस्तान टाइम्स, राजस्थान पत्रिका, दैनिक नवज्योति, दैनिक भास्कर, जो भी आपको अखबार का नाम आता है, ये तारीख इतने को प्रकाशित हुआ, मुझे ज्ञात हुआ कि आपको अपने संस्थान के लिए एक अंग्रेजी के व्याख्याता की आवश्यकता है। लिख दिया इतना। मैं अपने आप को इस पद के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूं। अगर आप मुझे अवसर देते हैं, मौका देते हैं, तो मैं इस कार्य में, कौन से कार्य, जो कार्य आप करेंगे उसमें कोई भी कमी बाकी नहीं छोड़ूंगा, भरपूर कोशिश करूंगा, उसे अच्छे से अच्छा
करने की कोशिश करूँगा, या फिर आप मुझे उस कार्य में जब मौका देंगे करने का तो किसी भी कमी को नहीं पाएंगे। इस प्रकार का एक अंडरटेकिंग या इस प्रकार की सांत्वना आपको इस प्रकार का एक विवरण देना पड़ेगा। और इतना सा लिखने के बाद अंत में लिखेंगे आप, मैं इस कार्य के लिए आपका अत्यंत आभारी रहूँगा, धन्यवाद। आपका लिखने के बाद में, चूँकि जॉब एप्लीकेशन है, इसमें आप फेथफुली का यूज़ कर दीजिए। फेथफुली का यूज़ करने के बाद में आपका नाम लिख दीजिए। ये छोटा सा संदर्भ आपका जो एप्लीकेशन बताई जा रही है जॉब के लिए उसका हो जाएगा। तो इसको लिखना शुरू करते हैं अपन अब यहाँ से। तो देख लीजिए इसको। दिस इज टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, डेटेड, पिछली तारीख डाल दी क्योंकि तो पहले ही तो पता चलेगा। पिछली तारीख के बीच में 1-2 दिन का गैप दे दीजिए, डेट के बाद मंथ लिख दिया, ईयर लिख दिया। दैट यू आर इन नीड ऑफ एन इंग्लिश लेक्चर फॉर योर इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन कौन सा है, नाम दे रखा, ये लिख दिया। इसके बाद में आप नीचे आगे बढ़ा दीजिए, आई ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम इफ आई एम गिवन a chance, I assure you if I am given a chance, I assure you that I shall leave no stone unturned। अगर मुझे अवसर दिया जाता है, मौका दिया जाता है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं इस कार्य में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा, भरपूर प्रयास करूँगा। इस तरह से ये एक आपकी जॉब एप्लीकेशन के लिए, जिस पद के लिए आप आवेदन करने जा रहे हैं उसके लिए आपने लेटर बना दिया कि आप क्या करने जा रहे हैं। इसमें कई बार क्या होता है, जब आप बुक्स के अंदर पढ़ते हैं, कई लोग बताते भी इस तरह का, आप अपने विवरण को कि मैंने ये योग्यता हासिल कर रखी है, मैंने इतना एक्सपीरियंस कर रखा है, मैंने इस वर्ष ये परीक्षा पास की है, यहीं एक में ही इसी के अंदर ठूस देते हैं, भर देते हैं। दोबारा वो की वही चीज़ें रिपीट करनी पड़ती हैं उनको कहीं ना कहीं जाकर के, बेमतलब में इसको बड़ा बना दिया जाता है। छात्रों के लिए इस प्रकार की चीज़ें हो सकता है याद करने में भी मुश्किल खड़ी कर दे। जब मैटर बड़ा हो जाता है तो हमारे काबू से बाहर हो जाए। वो सारी चीज़ें जो आगे दे रहे हैं उनका विवरण आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, मिल जाएगा आपको कई जगह पर लिखा हुआ। आप खुद भी इस तरह का क्रिएट कर सकते हैं, वो सारी योग्यताएँ आप यहीं पर दर्शा दीजिए। लेकिन बनाना तो रिज्यूम फिर से पड़ेगा आपको। उस रिज्यूम में क्या लिखोगे, फिर दो बार रिपीट करनी पड़ेगी आपको। तो ऐसा नहीं करें। हम इसमें सिर्फ और सिर्फ जो हमें विवरण प्राप्त हुआ है, जो हमने जानकारी प्राप्त की है, जो सूचना मिली है कि हमें किस चीज़ के लिए आवेदन करना है, उसका एक रेफरेंस देकर के कि किस चीज़ से तो हमें पता चला, किस संदर्भ में है वो पता करके हम अपना एक और कह दीजिए हम उसको एक भरोसा दिला सकते हैं, एक
प्रतिज्ञा भी उसको कर सकते हैं कि इस काम में हम किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ेंगे। तो भरोसा दिलवाइए हमारी योग्यताओं के ऊपर, तो आगे की चीज़ें आपको बता ही देंगे कि वो क्या चाहेंगे। तो इस प्रकार से एक ये एप्लीकेशन जिस पद को हम प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए एप्लीकेशन हो जाती है। यहाँ पर एक लाइन लिख दी, आई शेल बी हाईली ऑब्लाइज्ड फॉर योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, और अंत में थैंकिंग यू लिख दिया। ये एप्लीकेशन हो गई। थैंकिंग यू के बाद में लास्ट में यहाँ पर एक चीज और जो अंत में एंडिंग फ्रेज दिया जाता है, योर्स फेथफुली के साथ में नेम आ जाएगा। जो भी नेम है वो यहाँ लिख दिया जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि एप्लीकेशन शुरुआत में बना करके लिख देंगे। समझ में आया क्या करना है? बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक लाइन तो अखबार के बारे में हो गई, एक बारे में कि किसके लिए है वो पद के बारे में बता दिया। इसके बाद में हम सामने वाले को इस बात का विश्वास भी दिलाएंगे कि हमें क्या करना है और वो हमारे लिए क्या करे। तो ये 2-3 बातें इसमें हम लिख देंगे। ये हमारा सबसे पहला कार्य होगा जॉब एप्लीकेशन का। अगला जो भी टॉपिक है, चूँकि ये जॉब एप्लीकेशन है, इसमें अगला पार्ट जब तक नहीं लिखेंगे ये जॉब एप्लीकेशन हमारी पूरी नहीं कहलाएगी। उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर इन सारी चीज़ों को करने के बाद में हम या तो इसी पेज से शुरुआत कर दीजिए, चाहे नेक्स्ट पेज पर इस आंसर को आप लिखना शुरू कर दीजिए। क्या होगा देखिए, हेडिंग डालेंगे आप इसमें। बिल्कुल मिडिल में पेज के कोई भी एक पॉइंट डाल दीजिएगा। मैं बता दूंगा वीडियो देखना आप, इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको समझ लीजिए। फिलहाल तीनों में से कोई एक शब्द आपको यूज करना है, लिखना पड़ेगा आपको। इसके अंदर आप क्या देंगे, अपनी पर्सनल डिटेल्स देंगे। लिखने का तरीका थोड़ा समझदारी का अपनाना है आपको, सफाई का ध्यान रखते हुए, जिस प्रकार से एक चीज़ सिस्टमेटिक लगे कि हाँ भाई कार्य को बड़ा सुचारू तरीके से किया गया है, आपको अच्छा प्रभाव पैदा करने वाला बनाना है उसको। तो इस पर्सनल डिटेल्स में आप हेडिंग डाल दो। यहाँ पर बायोडाटा, रिज्यूम और सीवी का मतलब भी वही होता है कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आपने जब ये लिख दिया तो नंबर 1 पॉइंट आप डालते दीजिए। यहाँ पर बंदी लगा दी, इस तरह से डॉट मार्क लगा दिया। एप्लीकेंट्स नेम, प्रार्थी का नाम, या इसको दूसरे शब्दों में कहें तो नेम ऑफ द कैंडिडेट, ऐसा भी लिखा जा सकता है। कैंडिडेट का मतलब भी प्रार्थी होता है, अभ्यर्थी होता है, तो अभ्यर्थी का नाम हो जाएगा नंबर 1 पर। अब नाम आप कोई भी रख दीजिए, फिलहाल दूरी रखिए थोड़ी बहुत इसके और दूसरी चीज़ के बीच में, ताकि कोई चीज़ थोड़ी बहुत बड़ी भी हो जाए ना लाइन, तो ऐसा नहीं लगे कि मिल गया, मिक्स नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़ को आपस में। बड़े साफ सफाई से करना पड़ेगा आपको ये काम। तो ये जो एप्लीकेंट्स नेम है, इसके बाद में लगभग पेज के अंदर कितनी दूरी छोड़ दीजिए, 2 डबल डॉट मार्क लगा दीजिए इस तरीके से सामने वाली लाइन में बिल्कुल एग्जैक्ट। और यहाँ पर इसके बाद में इस कैंडिडेट का कोई भी नाम, अभी तक हमने नाम नहीं दिया है इसको, वहाँ पर हमने नेम के बाद में क्या लगा दिया था अभी एप्लीकेशन में, क्रॉस।
अब उस चीज़ को मान लीजिए कि वहाँ पर उसका नाम रजत शर्मा था, ठीक। हम अपने आप को यहाँ पर क्या मान लेते हैं, ये मान लिया हमने, ठीक है। कैंडिडेट नेम हो गया। और कैंडिडेट नेम के बाद में नंबर 2 यहां पर लिखेंगे हम फादर्स नेम। फादर्स नेम यहां ऊपर हो गया एप्लीकेंट्स नेम। अब देखिए लाइन को अगर देखें तो नेम शब्द यहां थोड़ा बढ़ करके आ रहा है, यहां पर नेम पीछे रह गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस तरह की चीजों को वहां से मत देखो, आप देखिएगा आपका ये कहां से चलना शुरू हो गया है, ये आपका एक फॉर्मेट बनता जा रहा है इस तरीके से। आउटलाइंस बना दीजिए, उसमें बनी रहती है, आप इस प्रकार के और बना दीजिए नहीं। इसके बाद में ये जो है आपका नंबर 2 पर लिखा आपने फादर्स नेम, यहाँ पर फिर कोई डबल जो डॉट लाइन है आपकी इस तरह का वापस से हर लाइन के सामने बनेगा आपका। ये भी आपका एक दोनों को बराबर करने के लिए भाई इसमें ये चीज़ें इधर की हैं, इसका इसके सामने साफ साफ सा उत्तर लिखा हुआ है, जानकारी लिखी हुई है। फादर्स नेम लिख दीजिए, इमेजिनरी नेम में लिख दिया हमने लक्ष्मीकांत शर्मा, ठीक। नंबर 3 फादर्स नेम लिखा है तो आजकल रिकॉर्ड में ये भी चीज़ें डाली, मदर्स नेम भी लिखी है, क्योंकि बहुत सारे रजत शर्मा हो सकते हैं, बहुत सारे रजत शर्मा जैसे स्टूडेंट्स के या प्रार्थी के पिता के नाम के रूप में भी एज इट इज़ मिल सकता है, लक्ष्मीकांत शर्मा मिल सकता है। सेम चीज़ें मिल जाती है तो कई बार डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन व्यक्ति योग्यता के लिए यहाँ पर आवेदन कर रहा है, कौन है। उसके बाद में मदर्स नेम में तीसरे टॉपिक पर ये हमने तीसरा नाम लिख दिया इसका, श्रीमती शब्द लगा करके, एक में लगाया मिस्टर, एक जगह लगाया मिसेस। श्रीमान और श्रीमती नाम, क्योंकि हमारे माता पिता के नाम से पहले हमको ये चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर तो क्या होता है, आपको देखा है आपने, पहले से ही ये चीज़ें लिखी हुई आती है ना लिखी हुई, तो हमको ये वाला हिस्सा नहीं लिखना पड़ता। और शुरुआत करने के बाद में उनके सामने ये भी लिखा रहता है मिस्टर मिसेज जो भी है आता, लेकिन यहाँ थोड़ी लिखा हुआ है तो हमें तो लिखना पड़ेगा वहाँ पर। ये फॉर्मेट है एक तरह का, मान लीजिए हम आवेदन पत्र छाप रहे हैं, कैसा होता है एक प्रारूप, उसको बता रहे हैं। ये प्रारूप बताना है आपको सामने वाले को। हम ये भी कर सकते हैं कि हम किसी भी जॉब के लिए अगर एप्लीकेशन लिख नहीं है तो कंप्यूटर के भरोसे नहीं है, हम खुद भी इस तरह से हाथ से बना सकते हैं, उसका प्रारूप ये हो सकता है। तो ये उस तरीके से आपको तैयार करने के लिए बनाया गया है। तीसरा हो गया टॉपिक, चौथा पर्सनल डिटेल्स में डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि। ध्यान दीजिए आप इस बात पर विशेष रूप से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना इस एप्लीकेशन का वो यही है जहां आप गलती करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस चीज़ को गलत कर जाते हैं, वो अपने आप को विद्यार्थी इस पद के लिए मान लेते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, जबकि वो सीनियर क्लास के स्टूडेंट होते हैं। अब सीनियर क्लास का स्टूडेंट मुश्किल से कितने वर्ष का होता है, 15 या 16 साल का। 16 या 15 साल की उम्र में तो आप नौकरी करने की योग्यता भी नहीं रखते हैं। और किसके लिए आवेदन कर रहे हैं आप अपने आप को, अंग्रेजी के व्याख्याता पद के लिए आवेदन करने जा रहे हैं आप। ध्यान दीजिए उस बात पर, आपकी उम्र क्या उसके लिए पर्याप्त होगी जो आप सीनियर में पढ़ रहे हैं। एक सीनियर का छात्र योग्यता कैसे रख सकता है जबकि पद सामने दिया हुआ है अंग्रेजी के व्याख्याता के रूप में। केवल बात इसी की नहीं है कि वो व्याख्याता अंग्रेजी का है, और भी किसी प्रकार की अगर जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो योग्यताओं को विशेष रूप से उम्र से जोड़ करके देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैक्सिमम या मिनिमम जो योग्यताएं हैं वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं हो कि हम अपने आप को इतना बड़ा बता दें कि समय सीमा से बाहर ही निकल जाए।
एक उम्र के बाद में नौकरी मिलना बंद हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? सरकारी विभागों में हो चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, सब जगह उम्र का ध्यान रखा जाता है। जमाना जब हो जाता है तो हम आउट ऑफ डेट कहलाने लग जाते हैं। हाँ, काम के नहीं रहे तो जब काम के नहीं रहे तो आपको काम देगा कौन? तो अपने आप को इस उम्र के रूप में पहचान दीजिए जबकि आप लगे कि हाँ ये व्यक्ति इस कार्य के लिए सक्षम है। आपकी डेट ऑफ बर्थ इससे संबंधित होना बहुत जरूरी है, संगत होनी चाहिए। तो एक लेक्चरर कब बनता है ये हमें ज्ञात होना चाहिए। कम से कम योग्यताएं लेक्चरर की अधिस्नातक की परीक्षा तो पास होनी चाहिए उसे। अधिस्नातक से मतलब कम से कम MA MSc एजुकेशन की क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए। ये कम से कम वो है क्वालिफिकेशन जब आपका पद स्कूल के व्याख्याता के लिए होता है। तो आर्ट साइड से है तो MA कर दीजिए, कॉमर्स का है तो MCOM कर दीजिए, और अगर साइंस फैकल्टी का है तो MSc कर दीजिए। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी, मिनिमम क्वालिफिकेशन है ये उसके लिए व्याख्याता के लिए। फिर आप यूँ मान लीजिए कि ये केवल और केवल शैक्षणिक योग्यताएं हैं, व्यावसायिक योग्यता भी तो प्राप्त करनी जरूरी होगी उसके लिए। तो व्यावसायिक योग्यताओं में ऐसे चीज़ों के लिए B.Ed पाठ्यक्रम का साथ में होना जरूरी है, यानी उसको B.Ed और चाहिए। तो 16 साल तो किस में लग जाते हैं? किस में लग जाते हैं? पढ़ाई के हो जाते हैं। MA करने में 16 वर्ष लगते हैं। कम ज़्यादा भी हो जाता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इसलिए कि कई बार शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है। पहले के 11वीं के बाद में पुरानी जो एजुकेशन हमारी पॉलिसी थी उसमें 11वीं के बाद में 12वीं नहीं हुआ करती थी। आपको मैं क्लियर बता दूं, तो 12वीं नहीं होती थी तो क्या हो गया? आज के संदर्भ में देखें तो 1 साल उस समय कम थी, आज 1 साल ज़्यादा लगती है। वहाँ 11वीं के बाद में सीधा किस में एडमिशन लेता था छात्र? कॉलेज में हो जाता था डायरेक्ट। आज 11वीं के बाद में क्या पढ़नी पड़ती है? 12वीं पढ़नी पड़ती है। 12वीं हो गई, 12 साल मान लीजिए, और इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो 12 ही नहीं होगी, 3 या 4 साल और प्लस कर दीजिए उसमें। कभी नर्सरी हो रही है, कभी और नर्सरी के अलावा दूसरी क्लासेस KG LKG UKG और जोड़ देते हैं उसमें, तो 4-5 साल वहाँ लग जाते हैं। तो 16-18 साल भी हो जाए उसकी एक सीनियर पास करने में तो कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है। फिर क्वालिफिकेशन आगे की भी तो है, कॉलेज की एजुकेशन है, इसके बाद में आप फर्स्ट ईयर करेंगे, सेकेंड ईयर करेंगे, फिर फाइनल यानी ग्रेजुएशन करेंगे, 3 साल वो हो गए। तो आप कम से कम 12 और 3 15 तो ये हो गए आपके। MA या MSc MCOM करने के लिए 2 साल चाहिए, 2 साल और जोड़ दिए 17 साल हो गए आपके। B.Ed का कोर्स पहले 1 साल का था, अब 2 का हो गया, 2 साल और जोड़ दीजिए, 19 वर्ष आपने एजुकेशन में खर्च कर दिए, 1-2 साल बैठे रह गए, 21 साल हो गए। ठीक, जगह नहीं निकली और बढ़ा दीजिए, 22-23 साल हो गए आप। तो आपकी उम्र कहाँ तक पहुँच जाती है? एक एक्सपीरियंस सहित आप अगर आवेदन करेंगे तो आपकी उम्र लगभग 24 या 25 साल के आसपास पहुँच जाती है। वर्तमान में जो सत्र चल रहा है 2020 का, उसमें से कम 24 या 25 साल की उम्र करके आप यहाँ पर अपनी कोई भी डेट ऑफ बर्थ बना दीजिए जिससे कि आपका ये कार्य सटीक हो जाए। तो 20 तो ये हो ही गए, 2001 से और 20 तक 20 साल हो जाते हैं। तो 20 में आपको काम नहीं मिल रहा है अभी तक, आपकी उम्र उस लायक नहीं हुई है, आप 25 साल के होंगे तो 1995 की आपको डेट ऑफ बर्थ बतानी पड़ेगी। कम से कम ये डेट ऑफ बर्थ आपकी इसके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। कोई सा भी मंथ, कोई सी भी डेट आप सेलेक्ट कर दीजिए। लगभग कितने साल हो जाएंगे आप? 25 ईयर्स के हो गए, ठीक है ना। सारी चीज़ें इसमें आपकी एडजस्ट हो जाएगी, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा आपका, एजुकेशन, प्रोफेशनल, सारी क्वालिफिकेशन का आपका सेटलमेंट इसमें हो जाएगा। इतना लिखने के बाद में डेट ऑफ बर्थ के बाद 5वें नंबर पर
परमानेंट पोस्टल एड्रेस, डाक का स्थायी पता। सामने वाला पत्र व्यवहार करेगा तो वो क्या भेजेगा आपको, लेटर। सिलेक्टेड हो जाते हैं तो, और आप रिजेक्ट हो जाते हैं तो भी आपको सूचना देते हैं, तो वो भी आपकी इसी पर आई। आप पात्र नहीं है, इसके कमियां बता करके आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एड्रेस लिख दीजिए यहाँ पर, वही डॉट मार्क लगा करके। हमने इसमें शुरुआत में जब एप्लीकेशन लिखी थी तो कहाँ से लिखी थी, कहाँ से लिखी थी आपने सेल्फ एड्रेस कहाँ डाला था, राइटर्स एड्रेस में हिंडौन डाला था, हिंडौन सिटी। नगर कौन सा लिखा, मोहन नगर। उसी चीज़ को यहाँ पर परमानेंट पोस्टल एड्रेस में लिख दीजिए आप, मोहन नगर। लक्ष्मी विला, हिंडौन सिटी डिस्ट्रिक्ट, करौली, पिन कोड नंबर 6 नंबर का 6 अंक का। ये सारा आपका स्थायी पूर्ण पता होना चाहिए। पिन कोड नंबर अवश्य रूप से पूछे जाते हैं, लिखना भी पड़ता है। एरिया वाइज पिन कोड दिए जाते हैं, हर जगह का अलग अलग होता है, उसका विवरण आपको लिखना पड़ेगा। ये 2-3 लाइनों में क्या चीज़ आ गई आपकी, परमानेंट पोस्टल एड्रेस आ गया। अब आप अब तक तो क्या है, एक के बाद एक नज़दीक नज़दीक चले जा रहे हैं। आप उनको खुला रखिए, ऐसा नहीं हो कि हमारा अगला टॉपिक 6 नंबर यहीं पर डाल दें, जगह वो की वो छोड़ते जा रहे हैं। आगे का तो ध्यान है, पीछे को बताइए ना क्या करके आ गए हो। फिर लाइन लिखेंगे आप, 6 की लाइन यहाँ आएगी, डॉट यहाँ लगाएंगे तो सामने पिन कोड नंबर नजर आएगा आपको। फिर क्या करेंगे, गलती हो गई सारे किए धरे पर हमने पानी फिर रंगने लग गए। अगली लाइन और लिखोगे, फिर ऐसा ना करें, पहले से होशो हवास में इस कार्य को अंजाम दें। पूरी तरह हम जो कर रहे हैं वो हमारे सामने हम ही कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि आगे की तरफ हमें कितना गैप छोड़ना है, पीछे को हमने क्या करके आया। तो ये 6 नंबर आपका, इसके ठीक जितनी जगह इसने प्राप्त की है, जितनी जगह इसने अपने लिए काम में ली है, उसके बाद में आपको ये लाइन यहाँ पर 6 नंबर की लिखनी है। नेशनलिटी लिख दीजिए यहाँ पर। राष्ट्रीयता क्या है आपकी, हम सभी भारत देश के निवासी हैं, तो हम भारत के रहने वाले लोग इंडियन कहलाते हैं। राजस्थान मत लिख देना है, हाँ राजस्थान आप ज़्यादा से ज़्यादा चाहें तो इस वाले एड्रेस में आ सकता है, ठीक है। पिन कोड लिख दिया, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप परमानेंट पोस्टल एड्रेस में लिख सकते हैं। नेशनलिटी में आपका आएगा इंडियन, परमानेंट है हमारी सब, चाहे वो किसी भी राज्य में रहने वाला हो, किसी भी गांव का शहर का रहने वाला हो, सब जगह हम भारत में रहते हैं तो हमारी राष्ट्रीयता भारत की है। विदेशी रहते हैं वो अपनी राष्ट्रीयता कहीं और की लिखेंगे, लेकिन हम लोग तो इंडियन है, हमारी नेशनलिटी इंडियन की। नंबर 7 मैरिटल स्टेटस, वैवाहिक स्थिति क्या है। क्योंकि उम्र कितनी बताई गई है इसमें 25 ईयर्स, तो जरूरी नहीं है कि आपकी 25 साल में शादी हो ही जाए, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। जरूरी ये भी हो जाए कि 25 साल में क्या शादी तो भारत के अंदर 11 साल 10 साल में हो जाए, बाल विवाह हो जाते हैं, चाइल्ड मैरिज होती ही नहीं होती है। लेकिन आप शिक्षित व्यक्ति हैं, शिक्षित व्यक्ति को शिक्षित होने का पूरा फर्ज भी निभाना जरूरी है। ये नहीं कि मैरिड लेते हैं, अब यार लिखना है तो लिखना भी पड़ सकता है, ये जरूरी नहीं है तो कोई लिख भी देगा, इसमें कोई बुरा नहीं है। मैरिड और अनमैरिड जो भी है वो मायने नहीं रखता है, वो क्लियर आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। कभी गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स होते हैं नौकरियों के संबंध में, हो सकता है आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी पूछ लीजिए, बच्चे कितने हैं आपके, हाँ 3 बच्चे हो गए तो नौकरी में आपको जगह ही नहीं है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 2 बच्चों के पिता माता को ही नौकरी मिल सकती है सरकारी, 3 बच्चे वालों को नौकरी नहीं देती है गवर्नमेंट, पता है आपको।
होना चाहिए, अगर नहीं है तो बच्चे दो ही अच्छे। याद रखें इस चीज़ को। यहाँ पर केवल और केवल ये ध्यान रखें कि मैरिड है अनमैरिड है, बाकी की चीज़ें आगे की है। सिर्फ ये करना है कि मैरिडल स्टेटस में आपको दो चीज़ें ही करनी पड़ेंगी, या तो आप मैरिड होंगे या फिर अनमैरिड होंगे। बच्चों के बारे में नहीं पूछा गया यहाँ पर, सिर्फ आपको अपने बारे में बता रहे हैं, पर्सनल डिटेल्स है। यहाँ पर आपने लिख दिया अनमैरिड। आप विवाहित भी दर्शा सकते हैं, कोई आपके ऊपर रोक लगाने वाला नहीं है इस चीज़ कि भाई शादी होगी नौकरी का क्या करेगा। अरे शादी वाले को नौकरी ज़्यादा चाहिए। ठीक। 8वां पॉइंट, जब बढ़ते जाएंगे तो आपकी कॉपी भी भरती हुई चली जाएगी, समय भी लेगी सारी चीज़, ये भी ध्यान रखें। इसमें समय भी तो खर्च होता है, तो सारी चीज़ों को एक कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी है, सिकुड़ाते जाना जरूरी है। कम चीज़ों को या ज़्यादा चीज़ों को उपयोग करें। समय तो उतना ही होगा, समय तो ज़्यादा नहीं हो सकता, हमारे लिए फिक्स टाइम है, उसमें आप कितना जल्दी कितनी चीज़ों को सोच सकते हैं, वो चीज़ें तैयार करके ऑलरेडी जाएँ। क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं जो आवश्यक है वो दे दीजिए, वर्क एंड एक्सपीरियंस दे दीजिए। इसमें पहले लिख दो आप हॉबीज, लिख दो आप आपकी अभिरुचियां क्या क्या, क्या क्या शौक रखते हैं आप। रीडिंग लिख दीजिए, रीडिंग में क्या चीज़ है जिसको आप पढ़ते हैं ज़्यादातर, कॉमिक्स पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं या और चीज़ें पढ़ते हैं। कॉमिक्स लिख दीजिए, नॉवेल लिख दीजिए। उपन्यास पढ़ने का शौक है, ये भी एक शौक हो सकता है। खेलने में टेनिस खेलने का शौक है आपको, और भी एक अभिरुचि हो सकती है, गार्डनिंग का भी शौक है आपको, बागवानी भी कर लेते हैं आप समय गुजारने के लिए, तो ये आपकी रुचियां हो गई, सामने वाले को पता चल जाएगा शौक बहुत अच्छे अच्छे लगता है। इससे आपके व्यक्तित्व का पता चलता है, पर्सनैलिटी का। ये पर्सनैलिटी को शो करने वाली चीज़ें होती है सारी की सारी। वर्क एंड एक्सपीरियंस, आपने क्या काम किया, उसका करने का अनुभव कितना है। जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसमें वर्क किया है कि नहीं किया, और किया है तो उसका अनुभव कितने वर्ष का है वो लिख दीजिए। फिर से वही डॉट मार्क लगा करके आप हिंडौन सिटी के वहीं पढ़ाएं, शोभा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपने 5 साल तक पढ़ाया है। इंग्लिश के ही व्याख्याता के रूप में पढ़ा, क्योंकि व्याख्याता इंग्लिश के तो इंग्लिश ही पढ़ाएंगे आप, हिंदी का काम नहीं लिख सकते, फिजिक्स का नहीं। सब्जेक्ट दूसरे को बदल मत दीजिए, अगर बदल दिया तो आप जिसके लिए योग्यता रखते हैं उसके लिए आवेदन कैसे कर रहे हैं भाई। पढ़ा तो फिजिक्स रहे, आवेदन किसके लिए कर रहे हैं। हिंदी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो यही कह देगा तुरंत हिंदी पढ़ाएगा। अब तक हिंदी पढ़ाते आए हो तो अंग्रेजी कैसे पढ़ा सकते हो भाई। एक बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो जाएगा भाषा को पढ़ाने। तो जिस पद के लिए पूछा गया उसी से संबंधित एक्सपीरियंस आपको देना पड़ेगा। इसके बाद में आपके पास में अगर आपका कोई ईमेल आईडी है तो वो 10वें नंबर पर डाल दीजिए। ईमेल आईडी हमेशा नाम के अनुरूप बनती है। नाम क्या है इसका, रजत शर्मा। तो आप इस तरह की ईमेल आईडी बनाएं। उसको बनाने का पहला तरीका क्या होता है, सभी लेटर्स स्मॉल में आते हैं। दूसरी बात, गैप नहीं होता है बीच में, बस इतना सा ध्यान रख लेना। नाम लिख दिया आपने इसमें RAJATSHARMA, रजत शर्मा। साथ में आप इसमें इसको पूरा बनाने के लिए क्या करेंगे, ये आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर डाल दी 1995@gmail.com।
आपका इस प्रकार से ईमेल आईडी क्रिएट कर दिया। ये क्या हो गया आपका, ये आपका दूसरा जो इस एप्लीकेशन के लिए पार्ट है वो लगभग हमने पूरा कर दिया। 10 पॉइंट पर्याप्त होंगे, ये ब्लॉक में डाल दिए। ठीक, अब बचा क्या हमारे पास में दो चीजें बची हैं। एक तो बच रही है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक बच रहा है हमारे पास में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का। लास्ट में डिक्लेरेशन होता है 1-2 लाइनों का, उसको करके और इसको पूरा कर देंगे हम। देखेंगे अब की बार में ये पूरा हो जाएगा। इसका थोड़ा सा और टाइम लगने वाला है आपका, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया शायद ना। आपने सबसे पहले क्या डाला था, पर्सनल डिटेल्स में 10 टॉपिक डाल दिए। अब आप अपनी दूसरी तरह की चीज़ें हैं, नंबर यहाँ पर लिखेंगे आपकी एजुकेशनल, शैक्षणिक योग्यता, कॉलम बना लीजिए। पहले ही गिन लो कि कितनी लाइनें काम में लेनी है, दिक्कत नहीं आएगी आपको। 10th का नंबर 1 पर, 12th का 11वीं का पेपर नहीं देते, इसमें बोर्ड के एग्जाम का दिया जाता है। 10th दे दिया, 12th दे दिया, ठीक, 2 हो गई। तीसरा यहाँ पर आप दे देंगे 10th के बाद में 12th हो गई। डायरेक्ट इसके बाद आप कॉलेज को पास करते हैं तो कहाँ पहुँच जाते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं आप। तीसरा टॉपिक हो जाएगा ग्रेजुएशन। चौथे में आप संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है। 4 योग्यताएं होंगी, ये चारों योग्यताएं आपकी जो भी हो किससे संबंधित हो जाएंगी, आपकी ये आपकी शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित 4 योग्यताएं हो जाएंगी। अब अपन क्या करेंगे, इन चारों योग्यताओं को सबसे पहले क्रमबद्ध क्या क्या जानकारी देनी है उसका एक नंबर क्रिएट कर लेते हैं। आप यहाँ पर लिखेंगे सीरियल नंबर, क्रम संख्या, ठीक। इसके बाद में स्टैंडर्ड लिख दीजिए। आपने कौन से स्तर को यहाँ पर दर्शाया है, कौन सी परीक्षा के बारे में आप बात करने जा रहे हैं। नेम ऑफ द बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, बोर्ड माने बोर्ड की परीक्षा होती है, उसके लिए बोर्ड का यूज करते हैं। यूनिवर्सिटी आगे जो कॉलेज की एजुकेशन होती है उसके लिए प्रयुक्त कर लेते हैं। तो बोर्ड का भी नाम लिखेंगे और विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी का नाम भी लिखेंगे। 3 कॉलम हो गए, सीरियल नंबर, स्टैंडर्ड हो गया, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी हो गया, और यहाँ पर लिख दीजिए आप ईयर ऑफ पासिंग। आपने ये जो योग्यता प्राप्त करी है उसको कौन से वर्ष में पास किया है, और आपकी प्रतिशत अंक भार कितना रहा, प्रतिशत दर्शा दीजिए। ब्लॉक के अंदर आप कॉलम बनाते शुरू कर दीजिए। यहाँ पर सीरियल नंबर का ये इस तरह से एक कॉलम आपका क्रिएट हो जाता है। जगह पर्याप्त होती है आपकी बुकलेट के अंदर, उसमें आप बहुत आराम से इस तरह से पहले ही कि भाई कौन से कॉलम में ज़्यादा लिखना होता है थोड़ा बड़ा बना दीजिए, जिसमें कम लिखना होता है उसको छोटा बना दीजिए, कि ऐसा नहीं हो जाए कि हमारे कॉलम छोटे पड़ जाएं। ये आपको पहले से माइंड में सोचना पड़ेगा। सीरियल नंबर में नंबर 1 पर डाला आपने 1, बंद कर दिया तुरंत, इसको कॉलम बना दीजिए आप पहला। यहाँ पर लिख दीजिए आप स्टैंडर्ड में सेकेंडरी,
बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम हाथोहाथ 10वीं कौन सी बोर्ड से पास की जाती है? ये होता है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। कौन सी जगह स्थित है ये? अजमेर में है। तो ये आपका बोर्ड का हो गया। अब ईयर ऑफ पासिंग पर थोड़ा सा ध्यान देना। आपकी उम्र बताइए, आपने उसमें डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग 25 ईयर्स, ठीक है। आप 10th की परीक्षा किस वर्ष में पास कर लेते हैं? कितने साल के पास कर लेते हैं? उस पास करने की जो आपकी उम्र है उसको उसमें जोड़ दीजिए। किसमें? जो समय आपका जन्म हुआ है उसमें। 10वीं की परीक्षा पास करने 15 वर्ष के हो जाते हैं, मान लिया 15 वर्ष के, ठीक। आपका जन्म कब हुआ? 1995, 1995 में आप पैदा हुए। तो आपकी 10th क्लास कौन से ईयर में हो जाएगी? 2000। कितने में पास हो जाएगी? अंदाजा नहीं लग रहा। 15 साल के किस में हो जाएंगे आप? 2020 में आप 25 साल के हो रहे हैं कि कितने के हो रहे हैं? 95 के हिसाब से 25 के ही हो रहे हैं ना। तो 95 के बाद में अगर 15 जोड़ें तो कितना आएगा? सीधा सा कैलकुलेशन नहीं कर सकते। 95 के बाद 96, 97, 98, 99 और 2000 हो गया। तो 2000 में आप 5 साल के हो गए। 15 का होना है तो 2010 में आप सीधे से 15 साल के हो जाएंगे। आपने 10 की जगह यहाँ पर 9 भी कर दिया, 11 कर दिया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप ईयर ऑफ पासिंग में 2010 लिख दीजिए, कैलकुलेशन में आपको आसानी हो जाएगी। 2010 में पास कर लिया आपने बोर्ड के एग्जाम। आप यहाँ पर परसेंटेज में खुद ही छूट है, आप लिख दीजिए अच्छा सा स्तर बनाने के लिए। आपने 10th के अंदर 88% मार्क्स प्राप्त किए, लिख दिए। पहला कॉलम फ्री। नंबर 2 पर आप सेकेंडरी के बाद में कौन सी क्लास आती है? सीनियर सेकेंडरी। नंबर 2 कॉलम पूरा कर दीजिए इस तरीके से। यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी का बोर्ड भी हमारा जो ऊपर वर्णन किया गया है वही का वही रहता है। चाहे तो इसमें आप एज एन का मार्क लगा दीजिए कि उपरयुक्त जो भी है एज ए का प्रयोग करते हुए ये चिन्ह हो गए। इसमें ईयर को बदलना पड़ेगा। 2010 में आपने 10th क्लास पढ़ी है, कम से कम अच्छा स्तर है आपका, तो अगली साल आप 11वीं पढ़ेंगे तो 2011 में 11वीं हो गई और 2012 में तो 12वीं, 2012 में 10 में 10वीं। कितना अच्छा ईयर का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है आपका। यहाँ 2012 में आपने कौन सी क्लास पास कर ली? 12वीं। 88 की जगह आपने अब इस परसेंट को थोड़ा सा और बढ़ा दें, 90 पर पहुंच चुके हैं आप। अचीवमेंट अच्छी हो रही है आपकी, अच्छे स्टूडेंट हैं और लेक्चरर बनने जा रहे हैं, तो आपकी ये योग्यताएं वहाँ आपका काम बहुत आसान कर देंगे। आपका रिकॉर्ड अच्छा बोलेगा तो निश्चित है आपको नौकरी से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद में आप यहाँ पर तीसरे नंबर पर 2 क्लासें आपकी हो गई क्लियर। ग्रेजुएशन का करते हैं आप, यहाँ पर ग्रेजुएशन करते हैं। ग्रेजुएशन में आप स्तर हो गया आपका बीए का, क्योंकि आप आर्ट साइड से बताया है अपने आप को, तो इसलिए यहाँ पर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दोनों में होने के बाद में आप ग्रेजुएशन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नहीं कर पाता है। अब किसी विश्वविद्यालय का नाम लिखना पड़ेगा। हमारा संबंधित विश्वविद्यालय है कोटा यूनिवर्सिटी कोटा। और स्टॉप लगाया है कि शॉर्ट में लिखा मैंने यूनिवर्सिटी। ये तीसरा कॉलम हो गया। परसेंटेज यहाँ पर आप दर्शा दीजिए, 1 में 88, 1 में 90। अब यहाँ पर 12 के बाद में लिख लीजिए, गिन लीजिए। ग्रेजुएशन करने में 3 साल का समय लगता है, 13, 14 और 15। 2015 में आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं। इस परसेंटेज को थोड़ा कम कर दीजिए, वरना ऐसा लगेगा कि यार ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। ग्रेजुएशन में जाकर के इतनी सारी परसेंटेज का होना थोड़ा चौंकाने वाला हो जाता है, सामने वाले को बहुत ज़्यादा अटैक वाली स्थिति में मत लाइए। हाँ, तो ये तो 100 में से 100 ही प्राप्त कर लेगा पहुँचते पहुँचते।
बिरले होते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसी परसेंटेज किसी ने हासिल नहीं करी हो, कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी को भी टॉप करने वाले कोई तो होंगे। काश वो ये लिखने वाला ही तो नहीं है कहीं, है ये रजत शर्मा ही तो नहीं है जिसने कोटा यूनिवर्सिटी को इतने साल में टॉप किया हो, गोल्ड मेडलिस्ट कहीं यही तो नहीं है। हो सकता है। हम केवल एक उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम परसेंटेज को यूँ मान लीजिए इसी पर विराम दे देते हैं। हमने 90% ही दोबारा हासिल किया। हमसे यूँ पूछने को बैठा थोड़ी कितनी परसेंट तुमने पहले करी हासिल, कितनी अब करिए, तो बराबर कैसे आई? बराबर ही आई है, पढ़े तो बराबर आई है, इसमें क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऐसा इक्वल परसेंटेज नहीं हो सकती, दो क्लासेस की इजी में हो सकती है। इसके बाद में चौथे नंबर पर आप जिस सब्जेक्ट के बारे में विशेष योग्यता रखते हैं, जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, अगले स्तर पर आप पोस्ट ग्रेजुएशन लिखेंगे। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कब किया है? दो साल लगते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने में। यूनिवर्सिटी वो की कोई जरूरत नहीं, बदलने की जरूरत नहीं है बार बार। यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन भी होता है 2015 के बाद 16 और 17। ठीक है, कितने वर्ष के पहुंच गए हैं आप? आपने 2020 लिखी है आपकी उम्र, ठीक है ना, लगभग पहुंच गए ना साथ के साथ। अभी तक आपको एक चीज़ और हासिल करनी है। कौन सी? वो हासिल करनी है आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में। पूरे कर लेंगे कंप्लीट। अब 2017 में पोस्ट ग्रेजुएशन करी, उसमें आपने लगभग 78% हासिल करी है और मायने रखती है ये सब्जेक्ट को देखते हुए। पोस्ट ग्रेजुएशन का चाहे तो आप यहाँ पर कॉलम में सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट में होती है, इसलिए हाथों हाथ पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में की है? इंग्लिश लिटरेचर में की है, 2017 में की है और परसेंटेज हासिल करी है उसमें 78। अंग्रेजी साहित्य में 78% हासिल करना कोई मजाक नहीं होता, और सस्ती नहीं है ये फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ नहीं है जिसमें 90-95 में भी प्राप्त करनी। भाषा है, भाषा के अंदर वो भी हिंदी और अंग्रेजी की बात करें तो बहुत क्लिष्ट होती है, तो पढ़ने वाले को पता चलता है। भाषा विषय के अंतर्गत इसमें साहित्य भी पढ़ा जाता है, केवल अपने देश का नहीं, विदेशी साहित्य भी पढ़ा जाता है। एक किताब नहीं, 50 किताबें होती है, मानने चले। अगर एमए में भी आप गिनती करें 100, 150, 200 किताबें हो सकती है। जब आप इतना पढ़ करके इतनी परसेंट हासिल प्राप्त कर लेते हैं एग्जाम है तो बहुत बड़ा मान के चले आते। आसानी होता है, उड़ान ज़्यादा मत बढ़ो, पर्याप्त परसेंटेज। अब यहाँ पर 5वां ये जो नंबर आएगा, ठीक है। अभी अपन की ये तो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का ठीक कॉलम अलग किया। आप अपनी सुविधा के अनुरूप अगर चाहें तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैं अब बता देता हूँ। एजुकेशनल के साथ आप इसको भी जोड़ सकते हैं। कैसे? एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में। समझ जाइए इस चीज़ को। चाहे तो इसका कॉलम अलग से बना दीजिए, बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल एक ही लिखना है। कॉलम अलग दे सकते हैं, चाहे इसको यहीं पर एजुकेशनल के साथ एंड लगा दीजिए, साथ के साथ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। फिर आपको यहाँ पर एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लिखने की जरूरत नहीं होगी। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, चौथे के बाद में 5वां लिख देंगे और 5वें यहाँ पर कर देंगे बीएड। बीएड भी आप कोटा यूनिवर्सिटी करवाती है, कर सकते हैं, ठीक है। सन आप डाल दीजिए यहाँ पर 17 के बाद में 19 और लास्ट में परसेंटेज, क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से हो सकता है। दूसरा, आप अगर चाहेंगे हमें अलग से लिखनी है तो ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हेडिंग डाल करके अंडरलाइन कर दीजिए। फिर से एक किसी प्रकार का कॉलम जो 5वें नंबर का कहलाएगा एक और बना दीजिए। ये का यही आपका और बनेगा। ये 5वें नंबर का हो गया, ये लाइन इसी से मिला दीजिए, ये इससे मिला दीजिए, ये यहाँ पर जो आपका यूनिवर्सिटी का नाम है इससे मिला दिया, ये आपने इसको मिला दिया। तो ये ऐसा लगेगा कि साथ के साथ चलता हुआ जा रहा है, थोड़ा और भी प्रभावी लगेगा ये ऐसा करना। अलग से कॉलम बना या 5वें नंबर पर आप
जो आपकी व्यावसायिक योग्यता है उसके बारे में बता दो, तो आपने यहाँ पर लिख दीजिए बी। इसके बाद में यूनिवर्सिटी का नाम, क्योंकि आपने कॉलम पूरा कर दिया तो यहाँ दोबारा लिखना पड़ेगा, कोटा यूनिवर्सिटी, कोटा लिख दिया, 2019 लिख दिया यहाँ पर, और परसेंटेज में आप यहाँ पर 82 दर्शा दी, बहुत होती है 82% बीएड के लिए। तो इस तरह से आपका एक क्या तैयार हो गया, गुड एजुकेशनल रिकॉर्ड हो गया, बहुत अच्छा रिकॉर्ड बना दिया। किसका? शैक्षणिक योग्यता, परसेंटेज आपकी काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप स्टैंडर्ड अच्छा रखते हैं पढ़ने में। शैक्षणिक की बात करें तो उसमें भी, और प्रोफेशनल की बात करें तो उसमें। अब अपना बचा क्या, केवल एक अंडरटेकिंग बच रहा, उसको भी अपन पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर डिक्लेरेशन लिख दीजिए, शब्द पूरा कर दो, यहाँ लिख दो, चाहे बीच में लिख दो, इसको चलते चले जाइएगा नीचे। डिक्लेरेशन, आई हियर बाय डिक्लेयर that the above information given by me is due to the best of my knowledge. If I am found guilty, अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो my candidature shall be rejected। ये लाइन आपको परमानेंट याद रखनी। यहाँ पर दी गई उपयुक्त जानकारी मेरे अनुसार सर्वाधिक सत्य है, पूर्णतः सत्य है। अगर इसमें किसी प्रकार से मैं दोषी पाया जाता हूँ तो मेरी पात्रता को निरस्त कर दिया जाए। ये आपको डिक्लेरेशन करनी पड़ती है, आपकी बुक्स में दे भी रखिए, नहीं भी हो लेकिन आप कीजिए ऐसा। कुछ दिखाने के लिए करने में क्या बुरा है, परमानेंट चीज़ें हमको हर एक में लिखनी है। ये सारे कॉलम हर प्रकार की जॉब एप्लीकेशन में आपको बनाने ही जब पढ़ेंगे तो इन परमानेंट चीज़ों को हम याद कर सकते हैं। ये परमानेंट है, मान लीजिए। केवल अंतर कहाँ आएगा, अंतर आएगा पद में, योग्यताओं में आएगा अंतर, योग्यताओं में अंतर आएगा। क्लरिकल पोस्ट के लिए आपको बीएड की आवश्यकता नहीं है, फिर आपको कोई क्लरिकल कोर्स सीनियर पास करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद में जो कोर्स होते हैं तो नहीं होते हैं तो डायरेक्ट ट्रेनिंग के बाद बात लिख दीजिए। आप एक्सपीरियंस नहीं, एफएमजीसी जो कंपनियां होती हैं उनका दे दीजिए। कहीं बाजार में किसी दुकान पर या किसी केमिस्ट के यहाँ, किसी और रिलेटेड जो आपका जॉब है उसके यहाँ इस तरह का काम करने का संदर्भ दे दीजिए जॉब के एक्सपीरियंस के अंदर। कई सारी दुकानें हैं, कई सारी फर्म होती है जहाँ पर व्यक्ति प्राइवेट रूप में काम करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस आपका उसमें जुड़ सकता है कार्य। तो वो सारी चीज़ें अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यताओं के साथ में आपको लिखिए, लेकिन बाकी की चीज़ें तो परमानेंट है। आप ग्रेजुएशन तक की तो योग्यता लगभग लिखते ही लिखते हैं, तो क्यों नहीं आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा दर्शा दिया जाए। उम्र के बारे में बात करें तो इतनी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आपका डेट ऑफ बर्थ वो रह जाएगा, परसेंटेज भी आप ये कहीं परमानेंट याद रखना चाहें रख लीजिए, अपनी तरफ से बना दीजिए। कोई ग्रेजुएशन तो कम से कम जरूरी होता है के लिए, और शिक्षा विभाग में है तो ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड जोड़ दो, पोस्ट ग्रेजुएट को मत दर्शाओ। भाई ये तो ऐसे अपन ये मान चले कि जॉब किसके लिए बताया गया, लेक्चरर पोस्ट के लिए है। यानी ये शब्द एक जो है लेक्चरर, ये अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो व्याख्याता पद में योग्यताओं को बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। ऊंचाई तक मतलब आपके पास में काफ़ी अच्छी योग्यता होना जरूरी है, पोस्ट ग्रेजुएशन का होना। अगर बाय द वे आपको वरिष्ठ अध्यापक की जगह निकली है, टीजीटी टीचर्स की जगह निकली है कहीं पर। टीजीटी का मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, एक पीजीटी होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट ग्रेजुएट व्याख्याता कहलाता है, टीजीटी वरिष्ठ अध्यापक कहलाता है। टीजीटी वाले टीचर्स 10th क्लास तक पढ़ा सकते हैं, जो व्याख्याता पद के टीचर्स है वो अपर क्लास सीनियर तक पढ़ा सकते हैं। तो ये फर्क होता है, आगे हर चीज़ में फर्क मिलेगा आपको। योग्यताओं में है तो सैलरी में भी डिफरेंस मिलता है निश्चित रूप से।
भाई थर्ड ग्रेड वाले को थर्ड ग्रेड की पेमेंट, सेकंड वाले को सेकंड की, थर्ड ग्रेड को। तो ये चीज़ों का विवरण यहाँ पर नहीं है, लेकिन योग्यताओं का विवरण तो आप देंगे। आप अप्लाई करने जा रहे हैं लेक्चर पोस्ट के लिए, योग्यता रख दी आपने साहब कहाँ तक की, ग्रेजुएशन तक की। योग्यता जब ग्रेजुएशन की रख दी जाती है तो आप इस पद के लिए हकदार नहीं है जो वहाँ पर दर्शाया गया था। लेक्चर पद के लिए आप योग्य ही नहीं है, तो योग्यताएं पूरी करनी पड़ेंगी आपको। क्लरिकल पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन पर रुक जाओगे कोई दिक्कत नहीं होगी। और भी बहुत सी योग्यताएं होती। बैंकों में काम करने वाले ग्रेजुएशन के बाद काम करने लग जाते हैं, नहीं लग जाते। बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पर काम कहाँ तक रुक जाता है, ग्रेजुएशन का। लेकिन टीचिंग जॉब की बात करें तो अच्छे पद के लिए ये जरूरी है। और आगे बढ़ोगे, कॉलेज लाइफ की बात करें, कॉलेज एजुकेशन की बात करें, आप कॉलेज के भी तो व्याख्याता ही होते हैं, लेकिन स्कूल एजुकेशन की बात है क्या, कॉलेज एजुकेशन। तो कॉलेज एजुकेशन में तो ये भी कम पड़ेंगी। आप पात्र नहीं है कॉलेज एजुकेशन में जाने के लिए, आप कॉलेज के व्याख्याता नहीं बन रहे हैं, स्कूल के ही व्याख्याता हैं आप। कॉलेज व्याख्याता के लिए तो आजकल योग्यताओं में बहुत बड़ा आगे प्राप्त करना पड़ेगा। आधी सी जिंदगी लग जाती है तब जाकर के कॉलेज का व्याख्याता बनता है। पीएचडी मांगते हैं, नेट मांगते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने में ही कई वर्ष लग जाते हैं। ये सारी योग्यताएं होते भी आप कॉलेज के लेक्चरर नहीं बन सकते, उसके लिए अलग से योग्यताएं होती हैं। तो योग्यताओं का ध्यान रखना जरूरी है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, प्लेस और डेट डाल दीजिए। सबसे पहले किस तारीख को ये आपने रिज्यूम डाला है और प्लेस कहाँ से किया है। डेट आपकी जिस तारीख को आपने एप्लीकेशन लिखी है वो की हुई है, क्या है इसमें 10 अक्टूबर 2020। कितने तारीख में लिखा था पत्र, यही है क्या, 10 को लिखा है इसमें, ठीक है। प्लेस आपका जो भी है वो हिंडौन सिटी से आप आवेदन कर रहे हैं तो आप हिंडौन सिटी ही प्लेस डालेंगे, ठीक। इसके बाद में आप यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, ऊपर की तरफ यहाँ रजत शर्मा लिख दीजिएगा। और इसको क्योंकि हमने पहले से ही बंद कर रखा है, अब लास्ट में और इसको ब्लॉक के अंदर बंद कर देंगे। और इस तरह से ये तो रिज्यूम कहते हैं, बायोडाटा कहते हैं, सीवी कहते हैं, वो काम पूरा हो जाता है। काफ़ी लंबा समय हो गया इसमें, लेकिन आप अगर पॉइंट वाइज करेंगे तो निश्चित रूप से इसको करने में आपको बहुत सुविधा हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। बाकी का आप इसको देखिए, बार बार में पता चल जाएगा। प्रयास करेंगे तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है।